हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप इस समय देख रहे हैं एनआईओएस डीएलएड वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एनआईओएस डीएलएड सिलेबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो इससे पहले के सभी लेक्चर्स देखने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कोर्स 501, कोर्स 502 और कोर्स 530 के अभी तक के सभी लेक्चर ज़रूर देखें और साथ साथ में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर के लिए भी वहाँ पर लिंक मिल जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के हैं उससे संबंधित लिंक भी वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखें। आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे हमारा अगला टॉपिक जो कि है कोर्स 503 यूनिट 3 का ब्लॉक 1 का ये टॉपिक है 3.2.3 जिसका नाम है भाषा सीखने की अवस्थाएं। तो स्टेजेस बताई गई हैं लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो भाषा सीखने के क्रम में बच्चे कुछ निश्चित स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब ये अवस्थाएं के क्रम तो समान हो सकते हैं, यानी उनका जो क्रम फॉलो किया जाता है वो तो सेम होता है, बल्कि लेकिन जो सीखने की जो आयु होती है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग बच्चे के हिसाब से हो सकती है। तो ये हम सब जानते हैं कि अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे सीखते हैं। कोई जल्दी बोलना सीख लेते हैं, कोई जल्दी देर से सीखते हैं। तो कई तरह की ऐसी अवस्थाएं होती हैं। तो पहली इसमें बताई गई है क्विंग और गुइंग। अब 6 सप्ताह के आसपास जो बच्चे जो भाषा बोलते हैं, एक तरह से जो बोलते हैं उसे क्विंग गुइंग शुरू कर देते हैं। एक तरह से वो एक ध्वनियाँ होती हैं, जैसे ऊ ई, इस तरह से हम जानते ही हैं कि बच्चे जब शुरुआत में बोलते हैं तो इस तरह के कुछ स्वर निकालते हैं, इस तरह की कुछ आवाज़ें होती हैं उनके मुंह से, जो इस तरह की सुनाई देती हैं। क्विंग गुइंग और ऊ ई ऐसे करने की कोशिश करते हैं, तो ये इस तरह से होती हैं। दूसरे बताइए कि बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब है 6 महीने के आसपास जब बच्चे सामान्यतः बैठना शुरू कर देते हैं तब वे बैबलिंग करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि कई प्रकार के वो स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करने लगते हैं, जैसे कि ग ग ग करने लगते हैं, या माँ को बुलाते समय वो म करते हैं, पा को बुलाते समय पापा पा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक तरह से बैबलिंग करने लगते हैं, उसको बैबलिंग कहा जाता है। 9 से 10 महीने के आसपास इस मिश्रण में परिवर्तन आने लगता है। बाबा और गागा के और आगे के महीनों में और जटिल होता जाता है, यानी कि उसको अब मम्मा को बुलाना है तो मम करके इस तरह से अब बुलाया जाता है। आप ये सब जानते हैं। इस तरह से भावनाएं बच्चे अपनी व्यक्त करते हैं, किस चीज़ पर जोर देना है, किसका अनुकरण करना है, ये सब करते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चे उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप माता पिता जो मम्मी पापा हैं वो भी रिएक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। और इससे बच्चों को भाषा का एक तरीका पता चलता है, किस तरह से बातचीत करनी है, कैसे अपनी बात पहुंचानी है। तो ये एक तरह से वो सीखते हैं इस तरीके से। बैबलिंग होता है ये एक शब्द की अवस्था। अगला पॉइंट है, अब 1 वर्ष के आसपास जब बच्चा 1 साल का होता है तो पहली बार ऐसे शब्द बोलते हैं या पहचान जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें वह अपने आसपास सुनता है, व्यक्तियों के नाम या वस्तुओं के नाम, जैसे मामा पापा भैया दीदी गुड़िया चिड़िया, कोई भी ऐसे नाम जो हो सकते हैं। ना ख़त्म दे दो जैसे शब्द भी बोलने लगता है। इस अवस्था को हॉली फ्रेस्टिक अवस्था भी कहा जाता है, या आप याद रखें इसको। हॉली फेस्टिक अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें एक शब्द का प्रयोग होता है, एक पूरे पद या वाक्य के रूप में किया जाता है। जैसे बच्चा बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, के स्थान पर वो बोल देगा मम्मम। तो इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे अति सामान्यकरण के कारण गलतियां करते हैं, जैसे कुत्ता एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हिंदी में, और शब्द का अति सामान्यकरण करते हुए एक बच्चा हर 4 पैर के जानवर को वो कुत्ता ही समझने लगता है, डॉग समझने लगता है। इस तरह से 4 पैर का जो भी होता है, तो इस तरह की चीज़ होती है उसके साथ में। 2 शब्द की अवस्था की बात करें तो 1.5 साल की आयु तक बच्चे सामान्यतः 50 शब्दों की एक सक्रिय शब्दावली उनको मिल जाती है, हो जाती है, सीख लेते हैं। वह दो दो शब्दों को एक साथ रखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे दूध नहीं, खाना नहीं, बॉल दे दो, दूध ख़त्म। तो हालांकि इन शब्दों का अर्थ एक शब्द की अवस्था में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के समान ही है, लेकिन बाद में इस अवस्था में बच्चा नए अर्थ वाले शब्दों का भी प्रयोग करने लगता है, जैसे मम्मी, खाना, घूमी जाना ऐसे बोलता है, या दूधू पीना, ऐसे कुछ ऐसे आपने देखा होगा। तो ये एक तरह से एक क्रम चला आ रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से बच्चा धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। इस अवस्था में बच्चों की अभिव्यक्ति से उनकी घरेलू भाषा की वाक्य संरचना भी झलकने लगती है। जैसा आप यानी कि आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वैसा ही वो उन शब्दों को बोलने लगता है भाषा के स्वरूप के अनुसार। इस अवस्था को टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है। तो ये टेलीग्राफिक है, इससे पहले हॉलो फ्रेस्टिक थी, क्योंकि ये इसमें प्रयुक्त वाक्य टेलीग्राफ संदेश की तरह लगते हैं,
जैसे दूध, मम्मी, खाना, पापा, ये आप समझ रहे हैं। इसमें से प्रकार्यात्मक शब्दों जैसे न, को, है, पर, से आदि तक बहुवचन बनाने के प्रत्ययों जैसे या, ओ, या आदि का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ये ऐसे एक वर्ड में ही दो शब्दों को जोड़कर ये वाक्य को बना दिया जाता है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, बड़ों द्वारा बोले गए वाक्यों को छोटा करके बोलने लगते हैं। जैसे पापा जा रहे हैं को बच्चा बोलेगा पापा जा। तो इस तरह से हम घूमने जा रहे हैं, घूमी जा। इस तरह से ये आप समझ रहे हैं कि एक तरह की प्रोसेस कीजिए, साइंटिफिक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बच्चे इस तरह से बढ़ते हैं, सीखते हैं संवाद को। अब आगे आता है लंबे कथन के बारे में बताया गया है। समय के साथ साथ बच्चों के वाक्यों में शब्दों की संख्या बहुत बढ़ती जाती है। 2-4 साल का बच्चे जो होते हैं वो व्याकरण रूप भी सीख लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस चीज़ में कि अधिकांश बच्चे इन रूपों को मोटे रूप में एक समान क्रम में सीखते हैं। अंग्रेजी भाषा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि बच्चे कुछ व्याकरण रूप पहले ही सीख लेते हैं और कुछ बाद में, जैसे कि कंटिन्यूइंग फॉर्म जो होते हैं, आई एम सिंगिंग, या बहुवचन बनाने वाले जैसे शूज़, डॉग के प्रयोग को वो पहले ही सीख लेते हैं। जब अधिकार और आधिपत्य वाले वाक्य जो होते हैं जैसे डैडीज कार, ममाज रूम, बॉयज मोबाइल, उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया के साथ प्रयोग करने वाले शी ईट्स का प्रयोग बहुत बाद में सीखते हैं। तो यानी कुछ शब्द वो पहले ही सीख लेते हैं, कुछ बाद में सीखते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों पे ऐसा प्रयोग करके पता किया गया है। इसी प्रकार भूतकाल की अनियमित क्रियाओं जैसे केम, वेंट, सो आदि को, भूतकाल की क्रियाओं को जैसे लव्ड, प्लेड, वर्क आदि को पहले ही सीख लेते हैं। और इसका मतलब यह है कि भाषा सीखना केवल अभ्यास और सुधार और अनुकरण का एक सीधा सरल मामला नहीं है। अगर आप समझें तो यदि ऐसा होता तो सभी बच्चे भाषा सीखने के दौरान समान अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरते, और ना ही कम्ड और सीड जैसे ऑड फॉर्म जो कि हर समय सुनते हैं की जगह पर केम और सौ जैसे सामान्य रूपों को रखते। तो यानी कि एक हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, ये एक अलग प्रोसेस है ये सीखने की। यह कहा जाता है कि बच्चे जिस समय बोलना शुरू कर देते हैं उन्हें यह एहसास हो जाता है कि भाषा बोलते हैं उसके कुछ नियम हैं, और बोलना सीखने के दौरान बच्चे जो गलतियां करते हैं वो इस बात के सबूत हैं कि बच्चे इन नियमों को सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा किसी व्यवस्था में शब्दों के अव्यवस्थित समूह या संग्रह मात्र नहीं होती है, बल्कि नियमों के अनुसार होती है। वह बड़ों की भाषा से हाँ भिन्न होती है। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नियम और चीज़ें समझते हैं और उसके अनुसार ही चीज़ें करते हैं। केवल ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसके पीछे ये साइंस होता है एक तरह से। अब इसमें एक बच्चा घरेलू भाषा बहुवचन सीखने में क्रम में ये एक एग्जांपल दिया है इसमें। और आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे, इसमें 3.3 द्वितीय भाषा अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक बच्चे विद्यालय जाने की अवस्था में पहुंचते हैं वे अपने घरेलू भाषाओं में दक्ष हो चुके होते हैं। अब कुछ बच्चों के लिए विद्यालय में उनकी शिक्षा का माध्यम उनके घर पर बोलने वाली भाषा होती है, और तो कुछ बच्चों के लिए इससे भिन्न। उदाहरण के लिए बिहार में बोलने जाने वाली भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलता है, लेकिन स्कूल में बच्चा हिंदी व अंग्रेज़ी में बात करता है। इसी तरह से अन्य जगहों के, बंगाल के या किसी भी जगह के बंगला घर में बोलते हैं, लेकिन हिंदी, अंग्रेज़ी, इंग्लिश जो भी होती है वो द्वितीय भाषा के रूप में स्कूलों में या कहीं जगह और जगह बोलते हैं। तो उनके लिए ये भाषाएं द्वितीय भाषा हो जाती हैं। पहली भाषा मातृभाषा, प्रथम भाषा होती है। उपयुक्त परिस्थितियों में द्वितीय भाषा को सीखना एक व्यापक चुनौती लगता है। बच्चे अपने घरेलू वातावरण में द्वितीय भाषा बिल्कुल अछूते रहते हैं, और इसलिए बच्चों को विद्यालय में बहुत कम समय के लिए द्वितीय भाषा सुनने मिलती है, सीखने मिलती है। इसलिए अक्सर वो इतनी जल्दी इसको सीख नहीं पाते हैं। और इसमें बताया गया है 3.3.1 में प्रथम और द्वितीय भाषा के अधिगम में भेद। अब इसमें भेद इस तरह से बताया गया है कि देखिए, सबसे पहले प्रथम भाषा अर्जन जो रहता है के अंतर को हमने समझ लिया है। अर्जन और भाषा के अधिगम को, भाषा अर्जन से तात्पर्य है कि जो स्वाभाविक तरीके से चीज़ें सीखी जाती हैं, जो भाषा सीख ली जाती है, जैसे घर में जो बोली जा रही है, प्रयोग की जा रही है, उस उनके शब्दों को सीखकर, उनके नियमों को सीखकर हम जो सीख लेते हैं स्वाभाविक रूप से, वो एक तरह से अर्जन हो जाता है। इन दोनों और बैठकर जब हम सीखते हैं नियमों को किसी स्कूल में या कहीं पर भी किसी भाषा के संबंध में, तो वो एक तरह से अधिगम हो जाता है, भाषा अधिगम। तो इन दोनों का जिक्र वैज्ञानिक क्रैशन द्वितीय भाषा में क्षमता विकास के तरीकों के रूप में करते हैं, और कहते हैं कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम यदि समरूप तो मिलती जुलती प्रक्रिया ही है। भाषा अर्जन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रथम भाषा में योग्यता विकसित करते हैं, और ये अवचेतन होती है, यानी कि उनको पता नहीं होता कि वे सीख रहे हैं, बल्कि प्रयोग करते करते वो सीख जाते हैं, और अपने आप ही ये प्रक्रिया चलती रहती है।
हमारे मन की मतलब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमें सही प्रतीत होते हैं और त्रुटियां गलत। भाषा अर्जन का मतलब है कि भाषा को अप्रत्यक्ष या अनौपचारिक तरीके से सीखना। द्वितीय द्वितीय भाषा में क्षमता बढ़ाने का दूसरा तरीका है अधिगम। अधिगम शब्द का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है कि उसके नियमों को जानना, उसके प्रति सचेत होना, कैसे बोलेंगे इसके बारे में जानना। गैर तकनीकी शब्दावलियाँ अधिगम से तात्पर्य है उस भाग के रूप में के बारे में जानना जो चूंकि ज़्यादातर लोगों के व्याकरण और नियमों के रूप में पाता है। यानी कि नियम और व्याकरण के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं उसको सीखना। औपचारिक ज्ञान या प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल इसमें होता है, एक तरह से कहा जाए तो। हमने पहले भी चर्चा की है, बच्चों में भाषा सीखने की व्यापक क्षमता होती है। अधिकांश बच्चे बचपन में ही अपने घरेलू वातावरण में कम से कम 2 भाषाएं सीख लेते हैं और यदि हम इस तथ्य को मानते हैं तो बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता है, बशर्ते कि उन्हें समान रूप से और प्रतिदिन उस चीज़ को सिखाया जाए, यानी कि उनको पर्याप्त माहौल मिले कोई भी भाषा को सीखने के लिए, तो वो आसानी से सीख सकते हैं। अब हम उन बच्चों का उदाहरण लेंगे जो ले सकते हैं जो बच्चे सदस्यों के किसी विदेश में जाकर बस जाते हैं और वहाँ पर चूँकि चारों तरफ उन्हें वही माहौल मिलता है, हर जगह बात इंग्लिश में होती है, तो वो उससे सीख लेते हैं। अतः द्वितीय भाषा से जितना ज़्यादा आपका संबंध बनेगा उतना ही आपको सीखना आसान होगा। शिक्षकों के लिए द्वितीय भाषा सीखने में मदद करना चाहिए बच्चों को, और प्रथम भाषा को सीखने के लिए जो भाषा समृद्ध वातावरण उनको मिलता है प्रथम भाषा के संबंध में, उसी तरह से द्वितीय भाषा को सिखाने के लिए भी उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए। केवल एक 30 मिनट के समय में, उससे कम समय में सीखना इसको कहना चाहिए पॉसिबल नहीं है। बच्चों को द्वितीय भाषा का ज्ञान शिक्षकों और सहपाठियों की द्वितीय भाषा की दक्षता पर भी निर्भर करता है, यानी शिक्षक कितने अच्छे हैं, उनके साथ के जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो कितने बेहतर हैं उस भाषा में। तो एक तरह से कहना चाहिए पूरा माहौल है ये, हम सब जानते हैं। हम कोई भी द्वितीय भाषा मान लीजिए अंग्रेज़ी सीखते हैं तो हमें किस तरह से एक माहौल चाहिए रहता है, उस माहौल के साथ ही हम ये कोई भी दूसरी भाषा सीख पाते हैं। जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना माहौल मिलता है, उतना सीख पाते हैं। तो ये इस टॉपिक में बताया गया है। बस इस टॉपिक में को हम यहीं ख़त्म करते हैं और लेक्चर को भी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे और जानेंगे द्वितीय भाषा के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो की जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए।